अध्याय 10 आरव हीरो आरव। एपिसोड 01 चोर या टीचर। चोर शराबी। एक जोर की चीख सुनाई दी और सड़क पर किसी के भागने की आहट आए। आरव ने झल्लाकर जवाब दिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ। मैं तो बस तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। और शराबी कहना जरूरी था, सिर्फ चोर कह देते। उसे तभी प्रिंसिपल की सख्त चेतावनी याद आई। ये सत्र तुम्हारा आखिरी मौका है आरव। अगर इस साल भी तुम्हारी कक्षा में कोई स्टूडेंट दाखिला नहीं लेता तो तुम्हें विद्या संस्थान से निकाल दिया जाएगा। असल में आरव इस दुनिया का रहने वाला भी नहीं था। वह तो धरती पर एक लाइब्रेरियन था। उसे बस इतना याद था कि किसी हादसे में आग की लपटें दिखीं और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को एक दूसरी ही दुनिया में पाया, आर्यलोक। ये दुनिया किसी पौराणिक कथा जैसी थी, जहां युद्ध कलाएं और मार्शल आर्ट्स ही सबसे बड़ा सम्मान थे। यहाँ वही आदर पाता था जिसकी शक्ति सबसे अधिक हो। आरव को पहले लगा था कि वह किसी मामूली स्टूडेंट के शरीर में आया है और समय के साथ धीरे धीरे सबसे बड़ा जीनियस बन जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। वह स्टूडेंट नहीं बल्कि स्कूल का सबसे नाकारा टीचर बन गया। दूसरे शिक्षकों की कक्षाओं में इतने विद्यार्थी थे कि खड़े होने की जगह भी नहीं बचती। वहीं आरव की क्लास बिल्कुल खाली थी। बच्चे उसका नाम सुनते ही भाग जाते, जैसे कोई डरावनी बीमारी हो। कुछ उसे चोर कहते, कुछ शराबी और कुछ तो ठरकी तक। असल कारण भी कम गहरा नहीं था। इस शरीर का असली मालिक बेहद कमजोर और अज्ञानी टीचर था। उसने एक प्रतिभाशाली छात्र को गलत सलाह देकर उसकी कला ही बर्बाद कर दी थी। उस घटना के बाद उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और कोई भी उसे गुरु मानने को तैयार न था। पिछले साल वार्षिक परीक्षा में वह पूरे विद्यालय में आखिरी स्थान पर रहा। यह पहला अवसर था जब किसी शिक्षक ने इतने कम अंक लाए थे। अपमान और अवसाद के कारण उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की और आखिर उसकी मौत हो ही गई। तभी आरव को यह शरीर मिल गया। अब नई शर्त थी, अगर इस साल एक भी विद्यार्थी उसकी क्लास में नहीं आया तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। आज भी उसकी कक्षा के सामने से 17 विद्यार्थी गुजर चुके थे और सभी उसका नाम सुनकर भाग निकले थे। आरव हताश होकर बड़बड़ाया, किसी भी तरह एक को तो मनाना ही होगा, वरना सब खत्म। तभी उसकी कक्षा के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। क्या ये शेखावत सर की क्लास है? उसने पूछा। आरव ने सोचा, वाह, दिखने में अच्छी खासी लग रही है, कितनी विनम्र भी है। शेखावत सर विद्यालय के सबसे लोकप्रिय शिक्षक थे। उनकी कक्षाओं में इतनी भीड़ होती कि बैठने की जगह नहीं मिलती। विद्यार्थी दूर दूर से सिर्फ उनका शिष्य बनने आते थे। आरव बोला, हाँ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें शेखावत सर की क्लास में। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में विचार आया, नहीं, अब चाहे जैसे हो, इसे अपना शिष्य बनाना है। वह कुर्सी पर आराम से बैठकर बोला, तो तुम शेखावत सर की छात्रा बनना चाहती हो? लड़की ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। आरव ने पूछा, क्यों? लड़की श्रद्धा से बोली, सब कहते हैं कि शेखावत सर इस संस्थान के सबसे बेहतरीन टीचर हैं। उनके विद्यार्थी हमेशा प्रथम आते हैं। उनकी कक्षा में प्रवेश मिलना किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आरव मुस्कुराया और दार्शनिक अंदाज में बोला, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। शिक्षक भी जूतों की तरह होते हैं, महंगा जूता हमेशा तुम्हें फिट हो यह जरूरी नहीं। जो जूता सही बैठे वही तुम्हारे लिए अच्छा है। उसी तरह जो शिक्षक तुम्हारी तकनीक से मेल खाता है वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है, वरना उल्टा तुम्हारी कला बिगड़ भी सकती है। लड़की चौंकी, ये तो मेरे बड़े भाई भी कहते हैं। आरव ने मौका भांप लिया, मैं भी यहाँ शिक्षक हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारी कला देखकर सही गुरु चुनने में मदद कर सकता हूँ। लड़की ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। सच सर, आप मेरी मदद करेंगे? आरव बोला, ठीक है, पहले अपनी तकनीक का नमूना दिखाओ। जी सर। लड़की ने जैसे ही युद्ध कला के आसन बनाए, कमरे में ऊर्जा लहराने लगी। उसकी आभा चारों ओर घूम रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि उसका मूल ज्ञान बेहद मजबूत था। आरव ने सिर हिलाकर कहा, कमाल है, तुम्हारा आधार ज्ञान उत्कृष्ट है और मेहनत भी साफ झलक रही है। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, सही मार्गदर्शन मिला तो तुम सबको पीछे छोड़ सकती हो। वह थोड़ा भविष्यवक्ता बनकर बोला, खासकर तुम्हारी टांगों में अद्भुत शक्ति है, समुद्र की लहरों जैसी ताकत। लड़की ने शक की नजर से उसे देखा। लेकिन सर, मेरे पैर में तो चोट है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद ये कभी ठीक ना हो। आरव एक पल को झेपा लेकिन तुरंत संभल गया। मुझे तो पहली नजर में ही पता चल गया था। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संकट के बाद ही असली जन्म होता है। ये चोट तुम्हें वह अवसर दे रही है जो किसी और के पास नहीं होगा।
अगर तुम सही गुरु पाओगी तो यही पैर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लड़की की आंखों में चमक आ गई। सच, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ऐसे गुरु इस संस्थान में कम ही हैं। मुझे मिलाकर सिर्फ 3, और उनमें से 2 तो सालों पहले ही दाखिला लेना बंद कर चुके हैं। लड़की हताश हुई। तो अब? आरव ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैं अभी भी शिष्यों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं केवल असली हीरो को ही चुनता हूँ। मुझे नाम यश से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने हाथ जोड़ दिए। सर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं पूरी मेहनत करूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आरव अंदर से खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन बाहर से उलझन दिखाते हुए बोला, लेकिन मुझे शांति पसंद है। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, सर। लड़की ने गंभीरता से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच इतनी गंभीर हो तो मुझे अपना शिष्य पत्र दिखाओ। लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी? इतनी जल्दी? अध्याय 2 पहला शिष्य। कक्षा में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। लड़की के चेहरे पर अब भी संकोच था। अभी? इतनी जल्दी पहचान पत्र? उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, हाँ, गुरु शिष्य का संबंध कोई मजाक नहीं है। एक बार जो बंधन बन जाता है वह जीवन भर चलता है। अगर तुम्हें सचमुच मुझ पर भरोसा है तो यह औपचारिकता अभी पूरी करनी होगी। लड़की ने होंठ भींचे और अपनी कमर से एक छोटा सा लकड़ी का टैग निकाला। उस पर उसका नाम और जन्म चिन्ह खुदा हुआ था। यही इस संस्थान में विद्यार्थियों की पहचान थी। उसने झिझकते हुए आरव को थमाया। मेरा नाम अन्विता है। आरव ने टैग अपने हाथ में लिया। उसके भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। आखिरकार, उसने मन ही मन चिल्लाकर कहा, इतनी मेहनत के बाद मेरा पहला शिष्य मिल गया। चेहरे पर उसने अब भी कृत्रिम ठंडक बनाए रखी और बोला, अन्विता, नाम अच्छा है। याद रखो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुमसे मैं आलस या ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अन्विता ने श्रद्धा से सिर झुकाया। जी, गुरुजी। आरव का दिल खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से कुछ हंसी ठिठोली की आवाजें आने लगीं। अरे देखो देखो, चोर सर ने शिष्य बना ही लिया। बेचारी लड़की, अब तो इसका भविष्य अंधकार में हो गया। कहीं इसको भी बर्बाद न कर दे जैसे पिछले वाले को किया था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अन्विता के चेहरे पर उदासी झलक पड़ी। वह सोचने लगी, क्या मैंने सचमुच गलत फैसला तो नहीं कर लिया। आरव ने उसकी आंखों की शंका पढ़ ली। वह तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे पर जाकर ऊंची आवाज में बोला, जिसे मेरी कक्षा पर शक है वो सामने आए और मेरे शिष्य का पहला प्रदर्शन देख ले। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि असली हीरा कैसा होता है। दरवाजे पर खड़े विद्यार्थी ठिठक गए। वे मजाक तो कर रहे थे, पर चुनौती का जवाब देने की हिम्मत किसी में न थी। आरव ने गर्व से मुड़कर अन्विता की तरफ देखा। अब तुम्हें एक काम करना है। वही तकनीक फिर से दिखाओ, लेकिन इस बार पूरे विश्वास के साथ। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा उत्तर है, बाकी सबकी जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। अन्विता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। वह कक्षा के बीचों बीच खड़ी हुई और युद्ध कला की मुद्रा बनाने लगी। जैसे ही उसके हाथ पांव हिले, कमरे में गूंज उठी आभा की तरंगें। उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा प्रबल थी, मानो चोटिल पैर से भी आग निकल रही हो। दीवारों पर लटके पर्दे तक हिल उठे। बाहर खड़े विद्यार्थियों की आंखें चौंधिया गईं। ये कैसे संभव है? इतनी ताकत, जबकि कहा जा रहा था इसका पैर तो बेकार है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, देख लिया, यही फर्क होता है सही गुरु और सही शिष्य का। अब जो चाहे मजाक उड़ाए, पर याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अन्विता ने नम्रता से झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, अब मुझे यकीन है, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं आपकी शिष्या हूँ। आरव ने मन ही मन सोचा, शुरुआत हो चुकी है, बस एक की जरूरत थी, अब रास्ता खुल जाएगा। देखना, जीरो आरव कैसे हीरो आरव बनेगा। अध्याय 3 पहली ट्रेनिंग। सुबह की ठंडी हवा आर्यलोक के विद्या संस्थान के मैदान में फैल रही थी। अन्य सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। वहां शोरगुल, हथियारों की टकराहट और मंत्रोच्चार की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन आरव की कक्षा, हमेशा की तरह शांत। आज केवल अन्विता उसके सामने खड़ी थी, उसकी पहली और इकलौती शिष्या। आरव ने गंभीरता से कहा, अन्विता, आज से तुम्हारी असली साधना शुरू होती है। याद रखो, शक्ति केवल शरीर से नहीं आती, सही तकनीक, सही सांस और सही मन स्थिति से आती है। अन्विता ने सिर झुकाकर कहा, जी गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आरव ने हाथ पीछे बांधकर टहलते हुए आदेश दिया।
पहला नियम, शरीर और मन का संतुलन। बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को सुनो। अन्विता ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। उसके चारों ओर हल्की नीली आभा फैलने लगी। आरव ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। अच्छा है, लड़की वाकई काबिल है, वरना तो मुझे खुद भी तकनीकें ढूंढनी पड़ती। कुछ देर बाद उसने कहा, अब खड़ी हो जाओ, चोटिल पैर पर पूरा भार डालो। अन्विता चौंकी। लेकिन गुरुजी, डॉक्टर ने कहा था कि यह खतरनाक है। आरव ने सख्ती से जवाब दिया, यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर डर ही तुम्हें रोक देगा तो आगे बढ़ने का हक नहीं है। अन्विता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना भार चोटिल पैर पर डाला। शुरुआत में दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आभा पैर के चारों ओर घूमने लगी, मानो ऊर्जा खुद उस घाव को सहारा दे रही हो। आरव की आंखें चमक उठीं। कमाल है, सचमुच ये लड़की अद्वितीय है। मेरी बनाई कहानी शायद सच साबित हो रही है। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई, क्या सचमुच तुम इस बेकार टीचर से प्रशिक्षण ले रही हो? यह आवाज किसी छात्र की नहीं थी। दरवाजे पर खड़ा था विक्रम सर, विद्यालय के सबसे घमंडी और शक्तिशाली शिक्षकों में से एक। उनकी कक्षा में सैकड़ों विद्यार्थी थे और वे खुद को शेखावत सर का प्रतिद्वंद्वी मानते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अन्विता, तुम पागल हो गई हो। ये वही शिक्षक है जिसने अपने पिछले शिष्य की कला बर्बाद कर दी थी, और अब तुम इसके साथ। अन्विता हिचकिचाए। आरव ने उसकी आंखों में डर देखा और तुरंत आगे बढ़कर बोला, विक्रम सर, हर कोई आपकी तरह भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता, लेकिन सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य की ताकत को पहचान सके, और मैंने पहचान लिया है। विक्रम ने तिरस्कार से कहा, तो ठीक है, 3 दिन बाद आंगन सभा में एक प्रदर्शन होगा। अगर तुम्हारी शिष्या किसी साधारण छात्र से भी बेहतर साबित हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे पास सचमुच योग्यता है, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें स्वयं यहां से विदा लेना होगा। अन्विता चौंक गई। गुरुजी, 3 दिन? आरव ने भीतर से डरते हुए भी बाहर से दृढ़ता दिखाई। हाँ, 3 दिन ही काफी हैं। दुनिया को दिखा देंगे कि शून्य से भी नायक पैदा हो सकता है। अध्याय 4, 3 दिन की साधना। आर्यलोक विद्या संस्थान के आंगन में होने वाले प्रदर्शन की घोषणा ने पूरे परिसर को उत्सुकता और चर्चा से भर दिया। सभी जानते थे कि विक्रम सर का चुनौती संदेश दरअसल आरव को नीचा दिखाने का प्रयास था, किंतु 3 दिनों के भीतर अन्विता को तैयार करना न केवल कठिन बल्कि लगभग असंभव कार्य प्रतीत हो रहा था। पहला दिन, मन की दृढ़ता। आरव ने प्रशिक्षण की शुरुआत शारीरिक युद्धकला से नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन से की। उसने अन्विता को ध्यान स्थिरता की विधियां सिखाई, जिनमें नियंत्रित श्वास प्रश्वास, रेगुलेटेड ब्रीदिंग, तंत्रिका संतुलन, न्यूरल अलाइनमेंट और आभामंडल पर केंद्रित ध्यान सम्मिलित था। आरव का मानना था कि यदि मन डगमगा जाए तो शरीर की शक्ति निष्फल हो जाती है। अन्विता ने पहले ही दिन यह महसूस किया कि दर्द को सहने और भय को दबाने के लिए मानसिक एकाग्रता शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा दिन, तकनीक का अनुशासन। दूसरे दिन आरव ने उसे मूलभूत युद्धाभ्यास कराया। उसने कहा, हथियार केवल उपकरण है, असली हथियार तुम्हारा शरीर और उसका संतुलन है। इस सत्र में अन्विता ने आधार पर चालन, फाउंडेशनल फुटवर्क, सुरक्षा स्थिति, डिफेंसिव स्टांस और ऊर्जा संचरण की प्रारंभिक तकनीकें सीखीं। आरव का वास्तविक कौशल यही प्रकट हुआ। उसने प्रत्यक्ष रूप से जटिल कौशल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सरल उपमाओं और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का उपयोग कर अन्विता को यह विश्वास दिलाया कि वह स्वयं नई तकनीकों की खोज कर रही है। तीसरा दिन, आत्मविश्वास की परीक्षा। अंतिम दिन आरव ने उसे वास्तविक परिस्थिति का अनुकरण, सिमुलेशन कराया। अन्विता को बार बार पराजित किया गया, गिराया गया और अपमानजनक टिप्पणियां सुनने को मिली, लेकिन हर बार आरव ने उसे उठाकर कहा, योद्धा वही है जो गिरकर भी खड़ा हो सके। विजय अंत में उसी की होती है जो हार को अंतिम सत्य मानने से इनकार करे। इन निरंतर परीक्षणों ने अन्विता के भीतर छिपे भय को धीरे धीरे आत्मविश्वास में परिवर्तित कर दिया। 3 दिन पूरे हुए। आरव जानता था कि तकनीकी रूप से अन्विता किसी भी उच्च स्तरीय विद्यार्थी के समकक्ष नहीं है, किंतु उसकी असली जीत उसकी मानसिक दृढ़ता और अविचल आत्मविश्वास में निहित थी। अब शेष था आंगन सभा का निर्णायक क्षण, जहां पूरे संस्थान की दृष्टि उस पर केंद्रित होने वाली थी। अध्याय 5, आंगन सभा का रण। आर्यलोक विद्या संस्थान का विशाल आंगन छात्रों और शिक्षकों से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर उत्साह, शोर और उत्सुकता का माहौल था। हर कोई केवल एक चीज देखना चाहता था, क्या आरव की एकमात्र शिष्या अन्विता सचमुच कुछ कर पाएगी। शेखावत सर मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। विक्रम सर अपने शिष्यों से घिरे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की,
आज ये सिद्ध हो जाएगा कि सच्चा गुरु वह है जिसके शिष्य दर्जनों हो, न कि वह जिसे कोई अपनाना भी न चाहे। आरव, अब देखना, तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। आरव ने अन्विता की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन 3 दिनों की साधना ने उसके भीतर एक नई चमक जगा दी थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, जीत तकनीक से नहीं, आत्मविश्वास से मिलती है। अपने मन को हारने मत देना। पहला दौर, परीक्षा की शुरुआत। अन्विता का सामना विक्रम सर की कक्षा के एक चुने हुए छात्र से हुआ। वह लंबा चौड़ा, मांसल और बेहद तेज था। जैसे ही घंटी बजी, उसने आक्रामक वार किया। अन्विता पीछे हटते हटते गिरने ही वाली थी कि उससे आरव की आवाज याद आई। श्वास पर ध्यान दो, संतुलन ही शक्ति है। उसने गहरी सांस ली, अपना पैर स्थिर किया और प्रतिद्वंद्वी की गति को उसी के खिलाफ मोड़ दिया। भीड़ ने हैरत से तालियां बजाईं, क्योंकि अन्विता ने बिना हथियार, केवल चतुराई और संतुलन से पहला वार टाल दिया। दूसरा दौर, अपमान की आग। अब विक्रम सर ने कहा, यह तो बस शुरुआत थी, असली शक्ति अब देखना। दूसरे छात्र को भेजा गया। उसने अन्विता को बार बार गिराया, धक्का दिया और बीच बीच में अपमानजनक शब्द कहे। अन्विता के चेहरे पर आंसू तक आ गए, लेकिन हर बार वह उठ खड़ी हुई। भीड़ में कुछ छात्र आपस में फुसफुसाने लगे, ये लड़की हार नहीं मानती, सचमुच अजीब है। अंतिम दौर, निर्णायक क्षण। अब विक्रम सर ने सबसे कुशल छात्र को आगे किया। ये लड़ाई असली परीक्षा थी। तेज वारों की बौछार में अन्विता थकने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। आरव ने देखा और अचानक जोर से पुकारा, अन्विता, याद करो, योद्धा कौन है। अन्विता ने थकी हुई आवाज में कहा, जो गिरकर भी खड़ा हो सके। अगले ही क्षण उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्र की, प्रतिद्वंद्वी के वार से बचकर उसके पीछे घूमी और उसके संतुलन को तोड़ दिया। छात्र जमीन पर गिर पड़ा। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियां गूंज उठी। शेखावत सर ने खड़े होकर घोषणा की, विजय अन्विता की है। और इसके साथ आरव ने सिद्ध किया है कि सच्चा गुरु भीड़ से नहीं, बल्कि एक शिष्य की साधना से परिभाषित होता है। विक्रम सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुछ कह नहीं पाए। आरव ने अन्विता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को नहीं, मुझे भी जीताया है। अन्विता ने पहली बार गर्व से कहा, नहीं गुरुजी, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं जीत सकती हूँ। अध्याय 6, प्रतिशोध की छाया। आंगन सभा की गूंज अभी भी पूरे विद्या संस्थान में फैली हुई थी। छात्र छात्राएं गलियारों में बार बार वही चर्चा कर रहे थे। क्या तुमने देखा, अन्विता ने विक्रम सर के सबसे श्रेष्ठ शिष्य को परास्त कर दिया। आरव सर शायद इतने भी निकम्मे नहीं जितना सब कहते थे। अन्विता की जीत ने न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि धीरे धीरे आरव के चारों ओर भी एक अलग सी प्रतिष्ठा गढ़नी शुरू कर दी। विक्रम सर का अपमान। लेकिन इस विजय ने विक्रम सर के गर्व को चूर चूर कर दिया था। अपने कक्ष में लौटते ही उन्होंने क्रोध से अपनी मेज पर रखा शस्त्र पटक दिया। यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस आरव ने मुझे पूरे संस्थान के सामने नीचा दिखा दिया। अगर अभी उसका घमंड नहीं तोड़ा, तो कल ये लड़की और वह टीचर दोनों मुझे चुनौती देंगे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। नई साजिश। रात के अंधेरे में विक्रम सर कुछ चुनिंदा शिक्षकों और छात्रों को अपने गुप्त कक्ष में बुलाते हैं। हम सीधी भिड़ंत में आरव को नहीं हरा पाएंगे, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन अगर उसकी शिष्या ही गायब हो जाए, या फिर किसी पर झूठा आरोप लगाकर उसे निष्कासित कर दिया जाए। कुछ ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर गुरुजी, शेखावत सर सब जानते हैं, अगर उन्होंने जांच शुरू कर दी तो। विक्रम ने बीच में काटा, शेखावत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी नजर से बहुत कुछ छूट जाता है। अब वक्त आ गया है कि इस संस्थान का असली स्वामी तय हो। आरव की चिंता। उधर आरव और अन्विता उसी रात प्रशिक्षण कक्ष में बैठे थे। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, लगता है पहली बार किसी ने मुझे सचमुच देखा है। अब मुझे डर नहीं लगता। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर से बेचैन था। ये जीत आसान नहीं थी, और जितनी बड़ी जीत, उतना बड़ा शत्रु भी। विक्रम इतनी चुप्पी साध कर नहीं बैठेगा। उसने अन्विता की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अगले कुछ दिन बहुत कठिन होने वाले हैं। तुम्हें न केवल युद्ध में, बल्कि राजनीति और षड्यंत्र में भी अपनी रक्षा करनी होगी। अन्विता ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर 3 दिन में मैं खुद को बदल सकती हूँ, तो अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ। आरव हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले तूफान की छाया साफ थी। अध्याय 7, षड्यंत्र का जाल। सुबह का सूरज आर्यलोक विद्या संस्थान की दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रहा था, लेकिन भीतर का वातावरण भारी था।
पिछली रात विक्रम सर की गुप्त सभा में रची साजिश अब आकार लेने लगी थी। झूठा आरोप। प्रशासनिक कक्ष में अचानक हलचल मच गई। एक प्रहरी दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुजन, भंडार गृह से पवित्र शक्ति मणि गायब हो गई है। शक्ति मणि संस्थान का सबसे मूल्यवान रत्न था, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय साधना में होता था। इस समाचार ने पूरे विद्यालय को हिला दिया। और तभी एक छात्र ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अन्विता को कल रात भंडार गृह के पास देखा था। भीड़ में सनसनी फैल गई। क्या वही लड़की? शायद उसी ने चुराया हो। विक्रम सर ने मौका ताड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, यह कोई साधारण चोरी नहीं, ये संस्थान के नियमों के खिलाफ अपराध है। और अपराधी वही है, आरव की शिष्या अन्विता पर संकट। अन्विता ये सुनकर अवाक रह गई। गुरुजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो पूरी रात आपके साथ प्रशिक्षण में थी। आरव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, सच्चाई को साबित करने में वक्त लगता है, लेकिन झूठ तेजी से फैलता है। तभी प्रशासन ने आदेश दिया, आंगन सभा में जांच होगी। अगर दोष सिद्ध हुआ तो अन्विता को संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा। आरव का संकल्प। रात को प्रशिक्षण कक्ष में जब सब शांत था, अन्विता रोते हुए बोली, गुरुजी, मैं निर्दोष हूं, लेकिन सब मेरी ही ओर उंगली उठा रहे हैं। क्या सचमुच मुझे निकाल दिया जाएगा? आरव ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अन्विता, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, मेरी भी है। अगर तुम्हें न्याय नहीं मिला तो इस संस्थान का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। मैं हर हाल में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठ रहा था, कैसे? विक्रम सर ने चाल बहुत गहरी चली है। सच को साबित करने के लिए मुझे सबूत चाहिए, और सबूत उनकी पकड़ में है। परछाई में खतरा। जैसे ही वह सोच में डूबा, उसे अचानक खिड़की के पास कोई हलचल दिखी। साया तेजी से भागा और अंधेरे में गुम हो गया। आरव समझ गया, हम पर नजर रखी जा रही है, असली खेल अब शुरू हुआ है। अध्याय 8, जांच सभा। अगले दिन भोर होते ही आर्यलोक विद्या संस्थान के विशाल आंगन में सैकड़ों विद्यार्थी और शिक्षक इकट्ठे हो चुके थे। हवा में तनाव का बोझ था। बीच में एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जहां प्रमुख आचार्यगण बैठे थे। सामने खड़ी थी अन्विता, जिस पर शक्ति मणि चुराने का आरोप लगा था। सभा का आरंभ। मुख्य आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम सबके सामने ये जांच होगी कि क्या अन्विता दोषी है। अगर दोष सिद्ध हुआ तो उसे तुरंत संस्थान से निष्कासित किया जाएगा। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। वह लड़की तो नहीं है। सुना है उसके गुरु भी सबसे निचले दर्जे के हैं। शायद यही वजह हो। आरव मंच के नीचे खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी। विक्रम सर का प्रहार। विक्रम सर आगे बढ़े और ऊंचे स्वर में बोले, मैंने स्वयं कई छात्रों से सुना है कि उन्होंने अन्विता को चोरी वाली रात भंडारगृह के पास देखा। इतने सारे गवाह झूठ नहीं बोल सकते। और कौन होगा जिसे शक्ति मणि की जरूरत हो? एक महत्वाकांक्षी पर कमजोर छात्रा। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाए। अन्विता कांपते हुए बोली, ये झूठ है। मैं उस समय गुरुजी के साथ अभ्यास में थी। विक्रम ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे गुरु आरव ही तुम्हारे अकेले गवाह हैं? क्या यही सबूत है? आरव की दलील। आरव शांतिपूर्वक आगे आया। हाँ, मैं गवाह हूँ, लेकिन केवल गवाही ही नहीं, मेरे पास और भी आधार हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। जिसने भी चोरी की है, उसे शक्ति मणि को छुपाने के लिए विशेष ऊर्जा कक्ष की जरूरत होगी। साधारण थैले या कमरे में वह रत्न टिक ही नहीं सकता। उसकी ऊर्जा तुरंत आसपास महसूस हो जाती। भीड़ में हलचल मच गई। सही कह रहा है, तो चोर के पास जरूर कोई गुप्त कक्ष होगा। आरव ने विक्रम सर की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर हमें सच्चाई चाहिए तो हमें पूरे विद्यालय की तलाशी लेनी होगी। शिक्षकों के कक्ष भी शामिल हैं। विक्रम की बौखलाहट। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, तलाशी लो, पर याद रखना, अगर कुछ नहीं मिला तो यह औरत दोषी ही साबित होगी। मुख्य आचार्य ने गंभीरता से आदेश दिया, आज शाम तक संपूर्ण तलाशी होगी, तब तक निर्णय टलता है। अन्विता की आशा। सभा खत्म होते ही अन्विता की आंखों में हल्की चमक आई। गुरुजी, क्या सचमुच हमें सबूत मिल जाएगा? आरव ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, सच्चाई हमेशा कहीं न कहीं छुपी होती है, बस हमें उसे खोजने के लिए सही दिशा पकड़नी है। और मैं कसम खाता हूं, अन्विता, तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। लेकिन उसके मन में ये भी स्पष्ट था कि तलाशी आसान नहीं होगी, क्योंकि असली चोर ने पहले से हर चाल सोच रखी है। अध्याय 9, तलाशी अभियान। संध्या का समय था। सूरज की अंतिम किरणें आर्यलोक विद्या संस्थान की दीवारों पर पड़ रही थीं।
पूरा विद्यालय सन्नाटे में था, जैसे खुद हवाएं भी इस तलाशी की गवाह बनना चाहती हों। तलाशी का आरंभ। मुख्य आचार्य ने आदेश दिया, आज कोई भी कोना छूटा नहीं रहना चाहिए। हर शिक्षक, हर छात्र, हर कक्ष की जांच होगी। विद्यार्थी और प्रहरी समूह समूह में बढ़ गए। हर जगह की तलाशी होने लगी, अभ्यास कक्ष, भोजनालय, छात्रावास, यहाँ तक कि पुस्तकालय तक। अन्विता बेचैनी से आरव के साथ साथ चल रही थी। गुरुजी, अगर कुछ भी न मिला तो? आरव ने धीमे स्वर में कहा। तो मैं कुछ नया तरीका ढूंढूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। पहला सुराग। जब तलाशी दल विक्रम सर के कक्ष तक पहुंचा तो सबकी निगाहें गड़ गईं। कक्ष सामान्य दिख रहा था। दीवार पर हथियारों की कतारें, अलमारी में किताबें और मेज पर कुछ पांडुलिपियां। देखा, विक्रम सर ने व्यंग्य से कहा, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी आरव की नजर फर्श पर पड़ी। एक कोने की ईंट बाकी ईंटों से जरा अलग थी, उस पर हल्की सी ऊर्जा तरंग महसूस हो रही थी। वह झुका और ईंट को दबाया। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और वहां एक गुप्त खोह का द्वार खुला। भीड़ में हलचल मच गई। गुप्त कक्ष, ये तो खोह का रहस्य। अंदर घुप्पर अंधेरा था। जैसे ही दीपक जलाया गया, सभी स्तब्ध रह गए। दीवारों पर विचित्र प्रतीक खुदे थे और बीच में एक छोटा ऊर्जावृत्त चमक रहा था। उस वृत्त में हल्की हल्की नीली किरणें फैल रही थी। यही शक्ति मणि की पहचान थी। अन्विता की आंखें चमक उठीं। गुरुजी, ये वही है। लेकिन जैसे ही प्रहरी अंदर बढ़ा, विक्रम गरजा, रुको, ये तो मेरी निजी साधना भूमि है। यहाँ जो भी दिखे वह सिर्फ मेरे प्रयोग का हिस्सा है। विक्रम की चाल। उसने तुरंत अपनी आभा शक्ति फैलाई। हवा में कंपन हुआ और ऊर्जा वृत्त अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। भीड़ हतप्रभ रह गई। ये अभी तो यही था। क्या हमें भ्रम हुआ? विक्रम ने ठहाका लगाया। गुरु आरव, तुम मुझे फंसाना चाहते हो, लेकिन देखो, कुछ भी साबित नहीं हुआ। अब क्या कहोगे? आरव की शंका। आरव शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक उठा। वह जरूर असली चोर है, लेकिन उसने ऊर्जा वृत्त को छिपाने के लिए कोई विशेष विद्या का उपयोग किया है। मुझे इसका रहस्य जानना होगा, वरना अन्विता को निर्दोष साबित करना असंभव है। सभा स्थगित कर दी गई। अन्विता फिर से चिंता में डूब गई, लेकिन आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हार मत मानो। अब मुझे यकीन हो गया है कि असली चोर कौन है। अगली चाल मैं चलूंगा। अध्याय 10 रहस्यमय सहयोगी। रात का सन्नाटा आर्यलोक विद्या संस्थान पर गहरा चुका था। चांद की रोशनी दीवारों पर हल्की चांदी बिखेर रही थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह अकेले ही पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल पर प्राचीन ग्रंथों को उलट पलट कर देख रहा था। ऊर्जा वृत्त का रहस्य। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। विक्रम ने शक्ति मणि को सबके सामने कैसे गायब कर दिया? कौन सी विद्या थी वह? ग्रंथों के पन्नों में उसने एक जगह पढ़ा, ग्रेटर दैन मायाबंध मंत्र वह विद्या है जो वास्तविक वस्तु को छिपाकर भ्रम की परत डाल देती है। इसे तोड़ने के लिए सत्य दृष्टि का अभ्यास करना आवश्यक है। आरव बुदबुदाया, यही है। विक्रम ने मायाबंध मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन सत्य दृष्टि, ये तो उच्च स्तरीय साधकों को ही आती है। मैं इसे अकेले नहीं सीख पाऊंगा। रहस्यमय छाया। तभी पुस्तकालय की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। पन्ने अपने आप पलटने लगे। आरव ने चौंककर पीछे देखा, वहां एक लंबी छाया खड़ी थी। गहरी आवाज आई, तुम सही दिशा में हो आरव, लेकिन समय कम है। तुम कौन हो? आरव ने चौकन्ना होकर पूछा। छाया आगे बढ़ी। वह एक वृद्ध साधु था, जिसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें अनगिनत रहस्य छिपे हों। गुप्त सहयोगी। वृद्ध बोला, मैं इस संस्थान का पूर्व आचार्य हूँ। वर्षों पहले विक्रम ने मुझे धोखा देकर यहाँ से हटवा दिया था। मैं जानता हूँ वह कैसा है। शक्ति मणि की चोरी उसी का काम है, लेकिन तुम्हारे पास उसे साबित करने का ज्ञान अभी अधूरा है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? वृद्ध मुस्कुराया, सत्य दृष्टि साधना को सीखो। मैं तुम्हें इसका प्रथम रहस्य सिखाऊंगा। पर याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी और भय का सामना करना पड़ेगा। तभी तुम्हारी दृष्टि झूठ और भ्रम की परत को चीर सकेगी। पहली दीक्षा। वृद्ध ने अपने हाथ से एक मंत्र चक्र बनाया। चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। आंखें बंद करो आरव। अपने भीतर की उस छवि को देखो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। आरव ने आंखें मूंदी और तुरंत ही उसे दिखाई दिया उसका पुराना रूप, वह साधारण लाइब्रेरियन विपिन जिसे हर कोई बेकार समझता था। वह छवि तिरस्कार से हंस रही थी। तुम कभी सच्चे गुरु नहीं बन सकते। तुम तो बस एक असफल आदमी हो। आरव के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं,
यही मेरी ताकत बनेगी, क्योंकि अब मैं वही नहीं रहा। नीली रोशनी और प्रबल हो गई। वृद्ध ने संतोष से कहा, यही पहला कदम है। अब तुम सत्य दृष्टि की राह पर हो। आने वाले दिनों में तुम्हें असली चोर का भ्रम तोड़ने की शक्ति मिलेगी। नई आशा। जब आरव ने आंखें खोली तो वृद्ध गायब था। केवल एक पुरानी ताबीज उसके हाथ में पड़ी थी, जिस पर रहस्यमय चिन्ह उकेरे थे। अन्विता पास आई, जो दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में विश्वास था। गुरुजी, मुझे यकीन है अब हम जीतेंगे। आरव ने ताबीज को कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखा। हाँ, अब खेल बदलने वाला है।